नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के जनपद नैनीताल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके दिल्ली प्रस्थान से पूर्व भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का कुशलता जानकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक विशेष संग्रह भेंट किया, जो राज्य के प्रसिद्ध अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयंस के तहत तैयार किए गए हैं। इस ब्रांड के उत्पाद प्राकृतिक एवं जैविक सामग्री से बने हैं, जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एम्स ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों से समुचित उपचार और देखभाल को लेकर डॉक्टरों और एम्स निदेशक से विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और घायलों को हर संभव मदद पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर सख्त कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार हादसे में प्रभावित हर व्यक्ति के साथ हर पल खड़ी है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजना पिछले 6 दशक से लंबित थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे स्वीकृति मिल पाई है। तो वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि ये परियोजना प्रदेश के सिंचाई और पेयजल संकट को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं आपको बताते चले, जमरानी परियोजना से बदलेगा उत्तराखंड, सीएम धामी ने जिसका सर्वेक्षण भी किया, साथ ही पीएम मोदी को सीएम ने धन्यवाद भी किया है। मैं आपको बताते चले, पीएम मोदी को सीएम धामी ने धन्यवाद करते हुए उनका आभार जताया। साथ ही आपको बता दें, जमरानी परियोजना से बदलेगा उत्तराखंड, जिसके चलते सीएम धामी ने इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं जमरानी परियोजनाओं का सीएम धामी ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आपको बताते चले जमरानी परियोजना का निरीक्षण कर पीएम मोदी का से लेकर आभार भी जताया है। साथ ही उनका बता दें धन्यवाद भी कर उनका आभार जताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक के अधिकारियों को जमरानी बहुउद्देशीय बांध और सौंग पेयजल परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य चरणबद्ध ढंग से निर्धारित समय से पहले पूरे किए जाए। जमरानी बांध परियोजनाओं को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो वहीं सौंग बांध परियोजना को भी मार्च 2030 से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बांध निर्माण से बनने वाली 3 किमी से ज्यादा लंबी झील को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एस पांडे, युगल किशोर पंत, एडीजी एपी अंशुमन और आपको बताते बंदीजर भी शामिल रहे। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। 30 जून को हो सकता है उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। एक हफ्ते में कई प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया होगी पूरी।
10 से 12 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। तो वहीं आपको बताते चले 10 से 12 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक हफ्ते में कई प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो वहीं 30 जून को हो सकता है उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, जहां आपको बताते चले एक हफ्ते में कई प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो सकता है। जो ये प्रक्रिया जो है एक हफ्ते के अंदर कई और पूरी हो सकती है। 10 से 12 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। तो वहीं आपको बताते चले तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने नई तकनीकों और योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार किया है। इससे किसानों को बेहतर आय के साथ साथ स्थायी विकास के रास्ते भी खुले हैं। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर उत्तराखंड सरकार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। तो वहीं सरकार लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाएं भी ला रही है। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड की कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। नई तकनीकों से खेती अब सशक्त हो रही है। सरकार के तहत कार्यों में सुधार हो रहा है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को काउंटर फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि और चुनावी कार्यक्रम को 3-3 दिन आगे बढ़ाने दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग नया संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव स्टे होने के बावजूद हमने पूरे प्रदेश के अंदर जहां ग्रामीण जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिला प्रभारी पहले नियुक्त हो गए थे। हमारा तो चुनाव के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव होना चाहिए। ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई। सरकार ने पहले कार्यकाल जब समाप्त हुआ तब चुनाव नहीं कराया। उसके बाद तमाम जिला पंचायत के अध्यक्षों को, क्षेत्र प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को आपने प्रशासक बना दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने राज्यपाल के यहाँ भेज दिया अपना अध्यादेश। राज्यपाल ने लौटा दिया। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई तो आपने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो, 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ों। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को युवाओं के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम भी बताया है। तो वही स्वरोजगार योजना के से सपने होंगे पूरे, युवा स्वरोजगार से बनेंगे आत्मनिर्भर, जिसको लेकर लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने योजना से अब युवाओं को लाभान्वित होंगे। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं को लेकर कई ऐसी योजनाएं चलाई, जिससे लेकर अब रोजगार के अवसर युवाओं के लिए खुल रहे हैं। स्वरोजगार योजना से अब हर युवा का सपना अब सच होगा। साथ ही इन रोजगारों से आपको बताते चले, स्वरोजगारों से युवा अब आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सीएम धामी के योजनाओं के तहत, सरकार की योजनाओं के तहत अब लगातार युवाओं के को लेकर कई ऐसे अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब हर युवा आत्मनिर्भर बनेगा। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार सरकार स्वरोजगार योजना जैसे कई अहम योजनाएं चला रही हैं, जिसको लेकर अब युवाओं के सपने साकार होंगे। साथ ही अब वो आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। तो वही आपको बता दें, स्वरोजगार योजना से अब युवाओं के सपने हो रहे हैं सच। सीएम धामी की ये योजना, जिससे अब हर युवा लाभान्वित हो रहा है। वही आपको बताते चले, युवा स्वरोजगार से बने, अब सभी युवा अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के तहत पलायन को रोकने के लिए ये भी एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसके चलते अब देश। तो वही खबर देहरादून से है, जहां मां नंदा देवी राजेश्वरी सिद्धपीठ आपको बताते चले, कुरुड़ मंदिर विकास खंड नंदानगर बड़ी नांदा जात 2026 आयोजित समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पर्यटन, धर्मस्थल व सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज से उनके देहरादून स्थित आवास पर मिला, जहां प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2026 में प्रस्तावित श्री नंदा देवी राजजात यात्रा के मानचित्र से सिद्धपीठ, कुरुड़ और देवराला जैसे पौराणिक धार्मिक स्थलों को मुख्य पड़ाव के रूप में शामिल करने की मांग की है। तो वहीं आपको बताते चले, प्रतिनिधियों ने बताया कि ये स्थल अब राजा की कुलदेवी से जुड़ा है और राजा के प्रतिनिधि यहाँ पूजा और मैतानी अर्पित करते हैं, जो एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने इसे हिमालयी महाकुंभ जैसी राजजात यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताते हुए इसका उल्लेख न होने पर गंभीर चिंता जताई है। तो वहीं आपको बताते चले, इसे लेकर सतपाल महाराज से मिला ये प्रतिनिधिमंडल, राजजात मानचित्र में अब बदलाव की मांग। तो वहीं यादव कथावाचकों से मारपीट मामले में अब संत समाज भी मुखर हो गया है। देश भर में धर्मगुरुओं और संतों ने इस घटना की निंदा करते हुए धर्म को जातिवाद से जोड़ने पर चिंता जताई है। तो वहीं स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अखिलेश यादव समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं और यादवों को संगठित कर दान रोकने की बात निंदनीय है। हिंदू रक्षा सेना के आपको बताते चले प्रमोदन गिरी ने कहा कि कथावाचक योग्यता से तय होता है, जाति से नहीं। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर रानंद ने कहा कि हिंसा धर्म और सिखाता है, साथ ही नेताओं और संतों को संयम बरतना चाहिए। संत समाज ने एक सुर में मांग की है कि धर्म को जाति से मुक्त किया जाए और ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्त न होने दे। के साथ पब्लिक ने दुर्व्यवहार किया, तो वास्तव में किसी के साथ ही दुर्भाग्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि नेता राजनीति करने लगे। अब उनको कुछ नहीं मिला है तो कथावाचकों पर राजनीति करने लगे और वो
पिछला और गैर पर पिछले की घटिया राजनीति करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक भागवत कथा बोलने का प्रश्न है तो वह किसी जाति से संबंध नहीं है। वह जो परमहंस है, जो सन्यासी है, यति है, वह भागवत बोलने का अधिकारी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यास भगवान ने कथा की रचना की, फिर भी व्यास भगवान ने कथा बोली नहीं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है और ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कारित की गई है। ये हुई घटना नहीं है, ऐसा लगता है कि जानबूझ करके की गई है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है, क्योंकि घटना हो जाने में भी दिखाई दे रहा है वो। और जैसे कि ब्राह्मणों ने बुलाया तो पहले ही उनको जाति के बारे में कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये वक्ता किस जाति के हैं। तो पहले क्यों नहीं उन्होंने पक्का किया, बाद में एक दिन में कैसे उनको पता चल गया। तो इससे लगता है कि उनको पहले से पता ही था और वो जानबूझ के घटना करने के लिए उनको बुलाए थे और बुला करके बाद में एक दिन के बाद ही उन्होंने ये कर दिया, ऐसा हमको अनुमान होता है। और दूसरे, घटना हो जाने के बाद जिस तरह से इसमें राजनीति हो रही है, उससे भी हमको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं से पहले से इसमें सोचा समझा मामला है। अब ये है कि ये राजनीति वाले तो अपनी राजनीति घटना से चमका लेंगे। ओम नमो नारायण। इटावा की घटना के बाद जो जातीय हिंसा फैली और अखिलेश यादव जैसे बड़े यादव नेता ने जिस प्रकार से यादवों का आह्वान किया ब्राह्मणों पे आक्रमण के लिए, पीडीए का आह्वान किया कि इनको दान दक्षिणा मत दीजिए, लोगों से कहा कि इनका बहिष्कार करिए, तब से लोगों ने पोल पे और उस पे लिखना शुरू कर दिया कि गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, प्रवेश करना वर्जित हो गया। क्या यह उचित है? क्या जात के नाम पर इस प्रकार की हिंसा भड़काना ये ठीक कहा जाएगा? क्या साधु समाज धर्म की रक्षा के आड़ में घर में ही सोता रहेगा या कुछ करेगा भी? पर ये लोग कथा कहने गए थे तो वहीं पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इन्हें टोका। तो वहीं मुख्यमंत्री के विजन ड्रग्स फ्री देहरादून 2025 को साकार करने के उद्देश्य से देहरादून पुलिस के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत विकासनगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। दिनांक 26 जून 2025 को पुलिस ने अजीत नगर केनाल रोड पर चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को संदिग्ध मानकर रोका। तलाशी में कार चालक गोपाल प्रसाद के पास से 960 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और तस्करी के प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर लिया गया है। तो वहीं अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जनपद भर में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान लगातार जारी है। तो वहीं एसडीआरएफ को सूचना मिली कि सितारगंज क्षेत्र में कैलाश नदी में एक व्यक्ति डूब गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रुद्रपुर से उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। तो वहीं टीम ने मौके पर पहुंचकर राफ्ट, डीप डाइविंग किट और तकनीकी संसाधनों की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। तो वहीं एसडीआरएफ के कांस्टेबल प्रकाश मेहता ने बताया कि 15 फीट गहराई में कुशलता से सर्चिंग करते हुए डूबे व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव को नियमानुसार आगे की कार्रवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है। तो वहीं धौलतीर क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना के बाद लापता यात्रियों की तलाश में एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस का गहन सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। एसडीआरएफ की 4 टीमें जिसमें फ्लड और डीप डाइविंग विशेषज्ञ भी शामिल है, घटनास्थल से श्रीनगर तक अलकनंदा नदी के संभावित स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है। वहीं सर्चिंग के दौरान एक शव बरामद किया गया जिसे नियमानुसार जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। शव की शिनाख्त प्रक्रिया जारी है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीमें अब भी नदी के किनारों और गहराई में तलाशी अभियान में